बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर। मेरा नाम है यूनुस खान और मैं नून लीग का कारकुन हूँ। और मैं हूँ अलवीना आगा। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट रोशिया हुसैन। ऑलराइट जी, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो दिन और रात मेहनत करेंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको वापस उसके पांव पे खड़े करने के लिए। एंड हैविंग सेड दैट, अभी रिसेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। जी, अमेरिका ने, ठीक है, पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया रशिया को। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये तो जो इमरान खान की लॉबी है वो कह रही है कि जी, रिजीम जी, चेंज जी। किया अमेरिका ने। मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने किया है। इंडिया में वहां पे भी कंडेम नहीं हुआ। तो अभी जो बाइडेन ने बोला है प्राइम मिनिस्टर को, जो है मोदी साहब, उनको कहा है कि अगर आपने रशिया से ऑयल लेते रहे तो जो हमारा इंटरेस्ट है इन द रशियन एंड यूक्रेन वॉर वो आप उसको डैमेज कर रहे हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? फर्स्ट आई वांट टू नो कि ये ऑयल की जंग क्यों है? जी है ना, क्योंकि ऑयल सबसे बड़ा एक सोर्स है जो भी किसी मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो या स्टेबल करने में ठीक है। अपना किरदार अदा करता है। और ऑयल को लेके बहुत सारी जंगें हुई हैं। एंड ऑयल इज वेरी मेजर सोर्स, मैं यही बोलूंगी, जिससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा भी सकते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है, मतलब वहां से चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सो ऑयल इज वन ऑफ द मेन बिगेस्ट थिंग विच कैन ग्रो योर कंट्री इन वेरी शॉर्ट टाइम। In one line, oil runs your state. एग्जैक्टली Alright, हकीकत जी। बात है। लेकिन मैं इस चीज़ पर ज़्यादा हैरान हूँ कि ये जो इन्होंने इंडिया के ऊपर अब जो है ये सख्ती कर रहे हैं, बेसिकली ये भी इनके ऊपर पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। वो इसलिए आया है कि जो अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, जो अमेरिका है उसका पूरा पूरा सपोर्ट इंडिया के साथ है। और ये जी, कोई जी। ढकी छुपी बात नहीं है, सारे लोगों को पता है है। कि ये जो है वो दोनों एक ही साथ काम कर रहे होते हैं जब से ये हुकूमतें आई हैं। पहले का जो दौर था उसमें और इनका बहुत ज़्यादा जो है वो दिखता था, एक दूसरे के साथ मुखालिफ थे और पाकिस्तान थोड़ा करीब था। लेकिन जब से इंडिया जो है वो अमेरिका के करीब हुआ है, तब से अमेरिका का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ हो गया है। सो ये बेसिकली दिखाने के ऊपर ये चीज़ें हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि ये इंडिया का ना कुछ इसमें बुरा नहीं होने वाला। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जब आपको बैक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग मिलती है ना, सो आपको कोई कंट्री अगर कुछ भी कहे या कोई धमकी भी दे तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो यहाँ पे सिनेरियो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और अमेरिका सिर्फ ये दिखा रहा है कि देखिए हम तो सबको बोल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान, कुवैत या श्रीलंका के साथ हमने नहीं किया, क्योंकि वो मानेंगे थोड़ी कि उन्होंने ही किया ये सब। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, ये मे बी आई एम रॉन्ग कि कब कहा था या उन्होंने कहा भी था, मैंने सुना है, वो बता रहा हूँ कि जो अमेरिकन्स हैं दे आर लाइक वाइट एलिफेंट्स। वो ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। दे डोंट फॉरगिव एंड दे डोंट फॉरगेट। एंड कमिंग बैक टू योर ओपिनियन, जी आप क्या कह रही थी? यूनुस, वही बात है कि ऑयल की आप बात कर रहे हैं तो फैक्ट्रियां, गाड़ियां, घर की हर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऑयल से चल रही बिल्कुल। होती है। तो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। घर का गेट में अगर आवाज आने लगती है ना कुंडी में, उसमें तो भी ऑयल oil- लगता है। Yeah, exactly. ऑयल तो इज अ नेसेसिटी। आप पानी बंद कर दें, ऑयल बंद ना करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल चल रही है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज, बिकॉज पाकिस्तान ने जो डील बनाई थी रशिया से ऑयल की, तो खवातीन के लिए स्पेशली एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो है कि औरतों, पाकिस्तान की औरतों, अपने बालों पे तेल का कम इस्तेमाल I knew करो, this. क्योंकि अगर अमेरिका को पता चल गया तो वो ऐलान कर देंगे कि पाकिस्तान की औरतों की बालों की जुओं को जमहूरियत की जरूरत है, और वो हमला कर देंगे पाकिस्तान की औरतों के बालों की जुओं पे। ठीक है, आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग। जी, जैसे कि मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दिन और रात मेहनत करेंगे, इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बिकॉज माशाल्लाह से आपका पॉलिटिक्स का इतना एक्सपीरियंस है, करके नहीं बट पढ़ के आप लोग देख रहे हैं, बाशऊर खवातीन है हमारे मुल्क करते हैं की। हम भी। जी जी बिल्कुल, वो तो मुझे दिखता है, बट ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मिल जाए, तीन चीजें मुझे बताएं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज इन दिस कंट्री। एजुकेशन नंबर वन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। Alright. एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ाऊंगी मैं। ठीक है। और थर्ड रह गया था वो हेल्थ सेक्टर पे काम करूंगी, बिकॉज हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जी अलवीना।
अच्छा, पॉइंट रिपीट हो सकता है? यस यस, मेरा भी सबसे पहले इलिटरेसी को खत्म करना, एजुकेशन बढ़ाना, आप खत्म कर देंगी, इदारा ही ना रहे। इलिटरेसी को खत्म अच्छा अच्छा, मैं सोचा HEC को खत्म कर रही हैं आप। इलिटरेसी, ठीक है, नंबर 1। ठीक है, ताकि इलिटरेसी खत्म होगी तो फिर आगे एजुकेशन से एजुकेटेड होंगे, एम्पावर्ड ठीक है। होंगे, काम होगा, बिजनेस होगा। दूसरा ड्रग एडिक्शन, इसको खत्म करना। ठीक है। और फिर तीसरा वही जो चाइना ने भी, तीनों मैंने वही चाइना के पॉइंट बताए हैं, वो जो चाइना ने खत्म किया था, वो भी क्योंकि यूथ को खराब करने वाली एक चीज हो गई, और पूरा जो भी वल्गैरिटी का एलिमेंट और जी, जी, खराबियां जो माशरे की, उसको खत्म करना। ताकि ये सारी चीजें बेसिक हम खत्म करेंगे तो उसके बाद ही फर्दर हमारी फॉरेन इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी और जितने बाकी सारे मामला एडजस्ट होंगे। चाइनीज पॉलिसी आप फॉलो कर रही हैं? इन्फ्लुएंस टू मैं उससे। यस, नाइस नाइस, आंखें भी थोड़ी सी यूं चाइनीज नहीं। ऑलराइट जी, सना। इंसाफ हमारे मुल्क के अंदर मुझे लगता है कि वो तो सबसे इमरान खान दे ज्यादा, रहे थे, नहीं दे रहे थे? अच्छा चलें, मैं अपनी बात कर रही जी हूँ। जी, इंसाफ मुझे करेंगे। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो कमी है वो इंसाफ की बहुत ज्यादा है, ठीक ना है। इंसाफी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। सबसे पहले तो इंसाफ, उसके बाद जो मेरी बहनों ने कहा तालीम, तो मैं भी तालीम को जो है वो तालीम को फरोग दूंगी जी, जी। बहुत ज्यादा। मैं चाहूंगी कि हमारा पूरा मुल्क ही जो है वो तालीम याफ्ता हो, और उसके बाद गुर्बत, जी, गुर्बत वाह का वाह, खात्मा। खत्म करेंगे, वाह वाह वाह, बिल्कुल। जी जी। यूनिस, मैं भी यही कहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और जॉब की अपॉर्चुनिटीज ठीक बहुत है। ज़्यादा होनी चाहिए। और यूनिस, जो मीडिया आज़ादी के लायक है उनको जो है वो आज़ाद करूंगी, और जो बिके हुए हैं और जो कि पॉलिटिकल तरीके से जो है लोगों को जो है माइंड उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको जो है टोटली बैन कर दूंगी। वाह वाह, 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 वाह। वाह। एक लफ्ज में कहूँ अगर आपकी इजाजत? एक लफ्ज ही हो, एक लफ्ज होगा। नहीं, लफ्ज नहीं होगा, जुमला होगा। ठीक है, Decide करें, लफ्ज नहीं या कहती, जुमला? मेरी बहन ने कहा नहीं करे तो नहीं, मेरी नहीं, 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 आप बिल्कुल मोतबर को होस्ट है मेरी, कहिए। शुक्रिया। एक चीज मैं कहूंगी वो ये है कि किसी ने बहुत सही फरमाया, वो ये है कि जिस मुआशरे के अंदर जो है वो अवाम बाशऊर नहीं होती, वहाँ के मीडिया को आजाद नहीं होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। 1 वर्ड, अब आप लोगों से एक लफ्ज पूछूंगा, एक लफ्ज से ऊपर एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है? लफ्ज है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गुर्बत। एक चीज चूज करनी हो, क्या करेंगे ना? एजुकेशन। एजुकेशन, जी, गुर्बत। एजुकेशन, वाह, एजुकेशन सिस्टम सेट हो जाएगा, गुर्बत set होगा। ऑटोमेटिकली सब चीजें सेट हो इंसाफ भी जाएगी। आएगा, अदल भी आएगा, सब आएगा। एजुकेशन नॉट अ डिग्री बट अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूं। एक बादशाह था, उसकी डिफरेंट स्टेट्स थे, ठीक है? एक स्टेट था जहां पे हमेशा लड़ाई झगड़े, इंसाफ नहीं मिलता, गरीबों पे जुल्म, वहां पे छीना झपटी, सब कुछ हो रहा है, गलत काम हो रहा है उस पे। तो बादशाह ने बोला कि मैं क्या करूं कि ये जो है, जो भी मैं भेजता हूं वहां पे कोई गवर्नर, तो या तो मर जाता है, ठीक है, या तो भाग के आ जाता है, या गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। तो उसने एक ऐसी कंपटीशन किया कि मैं किसी को बेवकूफ बना के भेज दूं, क्योंकि लोग जाते भी नहीं थे, क्या हम आपको वहां भेजें तो वैसे ही शॉर्ट हो जाएंगे वो। तो उसने कंपटीशन किया कि मैं आपको एक पैलेस में भेज रहा हूँ, तो उस कंपटीशन में एक बंदा जीत गया, ठीक है? अच्छा। और वो बहुत ही तेज बंदा था। तो उसको बोला कि आपको हम एक पैलेस भेज रहे हैं, लेकिन जब वो गया उस स्टेट में, उसको लगा तो ये तो वही स्टेट है जहाँ पे गुंडागर्दी होती है, यहाँ पे मारा जाता है लोगों को। तो उसको कहा कि आपके पास 6 महीने, या तो आप ये 6 महीने गुजारो, यहाँ पे काम सही करो, उसके बाद आपको हम बड़ा महल देंगे, और अगर नहीं है तो मर जाओ, तुम जानो, ये जाने, हमें नहीं पता। उसने बोला ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक बंदे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनम क्राइम करती है, अनम को जेल में डाल दिया, ठीक है? बस सुना कि अनम ने कोई क्राइम किया, उसको जेल में डाल दिया। अब अनम की जो वकील हैं, जो माशाल्लाह SM लॉ से आई हैं, ग्रेजुएशन, अलवीना आई वकील, एज अ वकील। तो अलवीना सिर्फ बात करने आई है कि भाई क्या हुआ, इनको भी जेल में डाल दिया। हाँ। अब अलवीना की फैमिली आई, सना जो सिस्टर है उनकी, उन्होंने बोला मेरे भाई को या मेरी बहन को आपने क्यों जेल में डाला? इसको भी डाला, ठीक है? फिर जो इसके सना के बच्चे हैं, उर्शिया, मेरी अम्मी को आपने जेल में डाला, उर्शिया को भी डाल दिया। उसने देखा कि जो क्राइम का साथ भी दे रहा है उसको जेल में डाल दिया। जो उर्शिया का बेटा यूनस नहीं आया? हाँ? उर्शिया का बेटा यूनस नहीं आया? बादशाह आ रहा है ना, नॉक बादशाह आया। अब बादशाह आया 6 महीने बाद उधर स्टेट में। उसने फोन तो नहीं था उस टाइम, कबूतर भेजा होगा, कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, वो गया। उसने बोला कि मेरे ना वो गिर गई हैं सोने की अशरफियां, तो वो गिर गई बीच चौराहे पे। तो बादशाह ने बोला कि गवर्नर को तुमने ऐसा क्या किया? बोलते आप बताता हूँ। बोलते वो मेरे पैसे गिर गए। अरे छोड़ दे, आ जाए। पूरा घुमा के लाया, वापस बताया मैंने ये किया। तो पता चला कि वो जो सोने की अशरफियां थी वो वहीं पड़ी थी। कहने का मकसद ये है कि जो क्राइम का साथ भी दे रहा है ना, वो भी क्रिमिनल है। तो इंसाफ मिल जाए तो एजुकेशन भी आएगी, गुर्बत भी खत्म होगी, नौकरियां भी मिलेंगी, मेरिट पे मिलेंगी। मिलते हैं एक मेरिट वाले ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। और यहाँ पे हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और शो का सिलसिला आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या हो रहा है और कौन सी ऐसी नई चेंजिंग्स हैं। हम भी जा रहे हैं पुराने पाकिस्तान में, दुनिया भी आगे शिफ्ट हो रही है, दुनिया एडवांस हो रही है और हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, खैर ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये वक्त बताएगा, लेकिन कुछ चीजें अभी से ही पता चल रही हैं कि हम वाकई पीछे जा रहे हैं। पुराने लोग आए पीछे लेके जा रहे हैं। खैर एनीवेज देखते हैं, लेट्स होप फॉर द गुड। जो भी आए हमें मसला नहीं है, लेकिन बस इस मुल्क के लिए अच्छा हो, दिस इज व्हाट वी वांट। और दूसरी बात ये है कि यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चों में रहता ही है, बिकॉज यूएस को लेके कुछ ना कुछ आए रोज़ हमें सुनने में खबरें आती रहती हैं। और यूएस को थोड़ा सा शौक भी है कि अगर कोई बात नहीं है तो उन्हें हाईलाइट्स में रहना है। और कभी कभी बहुत, अभी जो मैं न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करूंगी, आई एम श्योर आप सबको नहीं पता होगी, क्योंकि थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी है मेरे लिए कि यूएस कुछ ही वक्त में प्लान कर रहा है अपने जेंडर फ्री पासपोर्ट्स निकालने का। मतलब उसमें आप अगर मेल हो या फीमेल हो या कुछ और भी आपका जेंडर है तो उस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता रही हूँ आपको, इस पे लोगों ने बोला है कि भाई दुनिया में देखें वॉर हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली, रशिया और यूक्रेन को लेके इतने क्राइसिस है और आप इस वक्त भी अपने आप को क्या कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए आपने इस वक्त ये न्यूज जारी कर दी है कि हम कुछ ही महीने में विद इन 2 months और विद इन 3 to 4 months हम अपना जेंडर फ्री पासपोर्ट निकाल देंगे। जिससे क्योंकि उनके वहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी है ना। यस एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं। और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके बहुत ज्यादा लोग जो है इनसिक्योर फील करते हैं। जिस अगर उनको अपना जेंडर शेयर करना हो तो दे आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर जेंडर्स, बिकॉज वहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उसके बाद हमारी तीसरी एक जनरेशन भी होती है, ट्रांसजेंडर्स होते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत टाइम तक लोग ओपन अप नहीं होते हैं, ना इस बारे में किसी को बताना पसंद करते हैं, ना किसी के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। इवन आई हैव सीन इन दैट, वो तो नेचुरल है ना, चले वो तो जिस तरह मेल और फीमेल एक नेचुरल जेंडर है, लेकिन वहाँ पे और कम्युनिटीज भी हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट इट। वो जो रॉन्ग कम्युनिटीज हैं जी, वो रॉन्ग कम्युनिटीज भी कहती हैं कि वी वांट फ्रीडम। सो आई थिंक ये शायद इसलिए भी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है ये तो एक तीन चले, एक ऐसी क्रिएचर मैं बोलूंगी जो बनाई तो सारी क्रिएचर गॉड नहीं है, मैन मेड इसमें कुछ नहीं है, कोई वायरस नहीं है जो मैन मेड बन गए। बाकी जो शौकिया वो भी बनते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने ये उनका जो पर्सपेक्टिव है, जिन लोगों को वो केटर करना चाह रहे हैं इस प्लान के पीछे, उनका खसूसी तौर से कहना और मानना ये है कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों का रेशो बाकी मुल्कों से या बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत सारे तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते और ना बताना चाहते, बिकॉज दे आर स्केयर्ड के पीपल विल नॉट एक्सेप्ट अस, हम जैसे हैं। अब कुछ उसमें शौकिया भी हैं, कुछ कुदरती भी हैं। तो इस चीज़ को, अपनी प्राइवेसी को उन्होंने हाइड करने के लिए ये पॉलिसी निकाली। और अच्छी बात है अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि पीपल आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर जेंडर्स, वेदर दे आर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स और XYZ, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, अगर उनको अपना जेंडर छुपाना पड़ रहा है और उस पर अगर उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा, अगर वो दुनिया घूम रहे हैं तो लोग उनको बहुत हकारत की नज़र से देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है सोसाइटी से, और बाकी जगहों पे जाने के लिए बहुत सारी मेडिकल प्रूफ्स दिखाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी और हमारा जो एक्सपोजर है वो कहीं दब गया है। हम ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं घूम सकते हैं, ना हम कुछ सीख या पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये रेशो बहुत कम है। और आम लोग इस तरह के लोगों को उतनी इज्जत नहीं देते जितनी जैसे हम नॉर्मल लोगों को दी जाती है। तो ये एक फैक्टर है जिसपे मुझे तो लग रहा है ये अच्छा है उनका इनिशिएटिव और बिल्कुल लेना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई मेडिकल प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर व्हाटएवर यू वांट टू गो विद। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट कि इस तरह की चीज़ जो है अच्छी है या नहीं होनी चाहिए, या अमेरिका जानबूझ के इस तरह की वो क्या कहते हैं हरकतें कर रहे हैं हाईलाइट्स में रहने के लिए, बिकॉज अभी उसके पास करंटली कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो सुर्खियों में बना रहे। आई वॉन्ट टू आस्क के व्हाई नॉट के सिर्फ जेंडर फ्री क्यों, नेम फ्री भी हो, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हैं वो कंफर्टेबल नहीं है अपना नाम बताते हुए, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेसिज्म इन अमेरिका। एयरपोर्ट पे जाएं, अगर आपका नाम अली, मोहम्मद या खान है तो चले भाई आए, आपकी अलग से खातिरदारी होती है अमेरिका में। तो अगर आप जेंडर फ्री पासपोर्ट बना रहे हैं तो नेम फ्री पासपोर्ट भी बनाएं। आई रियली अप्रिशिएट एंड लाइक दिस आइडिया ऑफ योर्स, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट रेज होता है वो ये है कि वो आप कह रहे हैं ना कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारा नाम भी नेम वाली पॉलिसी भी लाएं कि हम नाम भी अपना बताए बगैर एंटर हो सके। ये वो कतई नहीं करेंगे, बिकॉज ये वाला जो आइडिया है वो अपने लोगों को सर्व करने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका मुसलमान नहीं है, नहीं, मुसलमानों से तो उनकी नहीं बनती ना, आपको पता है। रहते तो हर जगह पे मुसलमान है, लेकिन वो सिर्फ ये जो सहूलत है, आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो अपने लोगों के लिए निकालना चाहते हैं।
जो उनकी अपनी एजेंट्स के लिए nationality। निकालना चाहते हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन बट जी। दिस वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम्स, आई गेस। आपकी इस खबर पे मैं ये कहूंगी कि मैं इस पे कोई अपना ओपिनियन पर्सनली मैं लाइकनेस या डिसलाइकनेस नहीं शेयर करना चाहती। एक तो मुझे बड़ी कंट्रोवर्शियल सी खबर लग रही है, शायद डिसलाइकनेस आप कह सकती हैं, शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही जेंडर के बगैर आप ट्रेवल कैसे करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, आप जब इमिग्रेशन पे जाते हैं, आप मतलब सामने दिख रहे होते हैं ना, मर्द हैं औरत हैं क्या है, दिख रहे होते हैं, उसके अमेरिकन्स का बाद नहीं पता। सब देख रहे होते हैं ना आप, तो उसके बाद आपका जेंडर नहीं है उसके ऊपर, ये कैसी इमिग्रेशन होगी, कैसी वेरिफिकेशन होगी आपकी, नंबर 1 है। नंबर 2 एंड नंबर 2 दूसरा इसमें ये है कि मुझे कुछ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूँ, कंट्रोवर्शियल लग रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोगों को सर्व करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता ये आइडिया इतना चल पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और ये एक फ्लॉप डिसीजन हो सकता है जिसको दोबारा से खुद रिवोक कर लिया जाए। आप सही कह रही हैं। मुझे तो ये सिर्फ इस वक्त जो है उन्होंने अपनी तरफ लोगों का ध्यान बटोरने के लिए, मुझे ये वो भी लग हो रहा है, सकता है। पब्लिसिटी स्टंट सॉर्ट ऑफ लग रहा है मुझे। अलवीना की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि वाकई में आपको जब आप इमिग्रेशन के लिए आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है थोड़े टाइम के लिए है, या एग्जैक्टली तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। अच्छा, मैं ट्रांसजेंडर की एक बात कहूँगी कि मतलब जब भी वो एयरपोर्ट पर भी जाते हैं, वैसे भी पब्लिक प्लेस पर भी जाते हैं, तो वो फौरी तौर पे ना हाईलाइट होते हैं, मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वो एलियंस आ गए हैं, यू नो, मतलब लोग उनको बहुत ना पीछे पलट पलट कर देखते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता लोगों का, बाहर के बहुत एडवांस हैं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। आजकल मर्द भी जिस तरह मेरे क्लास फेलो एक दफा कह रहे थे, अ गर्ल वाज कॉलिंग मी, जब हम दोनों उधर गए वो गर्ल नहीं थी, मैंने उससे कहा आर यू स्टूपिड, शी वाज़न्ट गर्ल। अच्छा, हम यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन हम टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करेंगे और सना की राय जानेंगे कि सना क्या कहती है इसके बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो अनम बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहूँगी, खबर लेकर आई थी, जिसके जो है वो दोनों एंगल के हवाले से अनम ने बखूबी बताया कि नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। मैं जिस चीज़ के बारे में जो मुझे लगता है ये लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये है कि अमेरिका जैसी इतनी बड़ी कंट्री जो है, जब जेंडर के हवाले से बात करती है तो ये अपने ही लोगों में इंतशार फैलाने की कोशिश है। समझ रही हैं आप कि आप जब अपने ही लोगों को जेंडर के हवाले से, चलें ये तो नेचुरल चीज़ है ना, अगर आप ट्रांस भी हैं, ट्रांसजेंडर भी अगर आप हैं तो भी नेचुरल है, तो इसमें आपको फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है, ना कि इसमें आप जो है वो पासपोर्ट से अगर चीज़ ही हटा देंगी, जेंडर का लफ्ज़ ही हटा देंगी, तो ये तो आप मजीद चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो इंतशार ना फैलाना चाहिए मेरे ख्याल से। मर्द की जगह औरत चला गया, अगर कहीं औरत की जगह मर्द ने ट्रैवल कर क्लैरिटी होनी मुझे चाहिए। समझ नहीं आ रही बेवकूफाना स्टांस की। खैर, हो नहीं सकता इस तरह प्रैक्टिकली। तो चलें अब अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह पिछले एक प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी मोरल्स, वैल्यूज और एथिक्स के हवाले से, लेकिन उसको हमने कनेक्ट किया था कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के साथ, अपने रिसेंटली कुछ जो हमारे बुरे वाकयात हुए पॉलिटिशियंस के मार धाड़ के उसके साथ, क्योंकि वो बीकन ऑफ सोसाइटी हो सकते हैं अगर वो होना चाहें तो, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अब हम बात करेंगे रेटिफिकेशन के हवाले से। कैटेगोरिकली तो एक एजुकेशन सिस्टम के हवाले से टॉपिक है, लेकिन इसको भी एक बार फिर से हम एसोसिएट कर सकते हैं अपने खूबसूरत पॉलिटिशियंस के साथ, क्योंकि वो हमारे बीकन ऑफ सोसाइटी हैं। और चले अब हम बार बार बोलते रहेंगे ऐसा, तो शायद वो हमारे बीकन ऑफ सोसाइटी हो जाए और शायद उनकी जात पर कोई असर पड़ जाए। रेटिफिकेशन जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए यानी कॉपी पेस्ट करना या फिर चीटिंग करना, वो यानी कि इन दो तरीकों से अगर पास हो जाते हैं तो ये इस तरह की स्टूडेंट्स की कैटेगरीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। लेकिन हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो कि पढ़ के पास होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पास करते हैं। उनकी लाइफ में दो किस्म के बैरियर्स होते हैं जो कि आपको अपेरेंटली नहीं दिख रहे होते हैं। वो क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं? एक तो बैरियर यही है कि वो दूसरों से स्टैंड आउट कर रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही होती है उनके लिए, और वो सारी चीज़ों को जो है खुद चीज़ों को समझ रहे होते हैं और उनको इवैल्यूएट करने के लिए हमेशा से कोशा होता है। लेकिन दूसरा बैरियर मैं इसको कहूँगी है एक ही बैरियर, लेकिन इसको दो में हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी टीचर्स मौजूद हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में, हर सिस्टम में, जो कि स्टूडेंट्स को डिस्करेज करते हैं कि वो अपने ओन वर्ड्स में लिखे। स्टूडेंट जो है वो रट्टा करके आए और कॉपी पेस्ट पूरा जो टीचर के लेक्चर्स थे, जो टीचर ने पढ़ाया था, A to Z पूरा वही होना चाहिए, कॉपी पेस्ट। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि हमारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली आज तक रियलाइज नहीं हुआ। अगर हम कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एज इन वो इसलिए अच्छे होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि आप रेटिफिकेशन की तरफ ना जाएं, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखें। लेकिन अब हम आ जाते हैं दूसरे स्कूल्स की तरफ जो कि हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, किसी भी बोर्ड सिस्टम से एफिलिएटेड हों। वहाँ पे टीचर्स, क्योंकि जाहिर है वो कॉन्वेंट के क्रिश्चियन स्कूल्स के टीचर्स नहीं होते हैं, वो दूसरे नॉर्मली जो हमारे लोग हैं वही होते हैं।
उसमें ये नुकसान होता है कि वो स्टूडेंट्स को, क्योंकि खुद अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे ये होता है जो अपनी ज़िंदगी में फेल होता है वो जाके टीचर बन जाता है। हालांकि बहुत ख़तरनाक है ये। टीचर जो है वही है हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स, और टीचर्स ने ही पूरी नेशन को बनाना होता है, पूरी की पूरी नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे टीचर कौन बनता है? जो खुद फेलियर होता है। वो इसलिए क्योंकि सैलरीज उनको नहीं मिल रही होती हैं। अगर कोई जेन्युइन टीचर होता है ना, वो उसकी पूरी नसें फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पूरी एनर्जी लगा के पढ़ता है। वो पहले खुद पढ़ता है, हर लेक्चर के बाद पढ़ता है, और उसके बाद वो पढ़ाता है। और कभी भी कोई जेन्युइन टीचर जो है ना, आप देखेंगे वो कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ सेमेस्टर्स पढ़ा लेंगे, उसके बाद बैक ऑफ हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई मेरी तो पूरी जिंदगी इसमें जो है खराब हो जाती है, मेरे घंटे खराब हो जाते हैं। वो आके शायद उसको सर में दर्द हो रहा होगा, उसकी तबीयत खराब हो रही होगी, लो एन एनर्जी हो रहा होगा, और वो प्रोफेशनल होगा, कुछ और काम कर रहा होगा, वो आगे बढ़ा, लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे, मैं मजीद नहीं करूंगा, क्योंकि वो पैशनेटली पढ़ा रहा होता है, इसीलिए वो नहीं कर सकता। तो एक तो ये सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम है वही बात, सैलरी का प्रॉब्लम है। और इसमें तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी अभी अवेयरनेस नहीं है कि रटाफिकेशन कितना डेंजरस होता है उनके स्टूडेंट्स के लिए। उसका रीजन ये है वो जिस भी फ्रेटर्निटी में जाएंगे, जहां पे भी वो सर्व करेंगे, वहां पे फेल्ड होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं डॉक्टर की, अगर डॉक्टर पूरा रट्टा लगा लेता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के, या उसको समझ ही नहीं आ रहा होता जिस तरह वो दिल और गुर्दा अगर इस तरह हो गया तो फिर काम जो है पूरा हो जाएगा। और इसी तरीके और से अलवीना इसमें ये भी चीज है कि आप रट्टाफिकेशन जो है ना लॉन्ग टर्म तक चलता भी नहीं है, लॉन्ग टाइम तक, आपकी लाइफ टाइम तक लेकिन चला लेते ना लोग, पोजीशंस ले आते हैं रट्टे से, 1990 स्कोर कर लेते पाकिस्तान में, बाहर नहीं। हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जैसे कि लेट सपोज रट्टा हमने लगाया है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के बाद हमें भूल जाएगा, भूल तो जाएगा, हमें मतलब वो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। सबको बनाया मेरे खुदा ने, पेड़ और पौधे, शाख और फुते, आम मीठे मीठे आज तक याद है, मैंने फर्स्ट पे लगाया तो था। आपने दिल लगा के पढ़ा था ना उस पे, पता नहीं वो सही वाला रटा था वैसे, जब मैं पहली जमात में थी ना उस वक्त मैंने लगाया था। पोयम याद ही नहीं हो रही थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उस वक्त रटा लगा दिया। अच्छा दो जैसे फिर आपने डॉक्टर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे फिर आपने डॉक्टर की बात की है, वाकई में अगर वो प्रैक्टिकली और फिजिकली काम नहीं करेगा तो तब तक वो जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। अच्छा मैं दूसरे से डॉक्टर की हमने बात की, मैं इसमें लॉयर का भी डालूंगी, क्योंकि लॉयर और जो मेडिकल और लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, एक तो उनके साल ज्यादा होते हैं, उनकी फिर साथ में उनकी हाउस जॉब हो गई, इनकी जो है आगे फील्ड वर्क हो गया कोर्ट का। तो इसमें वो लोग ये कहते हैं नहीं हम रट्टा नहीं लगाएंगे तो पास नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे वो जाहिर है जो अल्लाह ने जिस तरह बनाया वो, ये बहुत ही गलत बात है। और दूसरे कहते हैं नहीं हम एक्ट्स याद नहीं करेंगे, तारीख याद नहीं करेंगे, ऑर्डिनेंसेस याद नहीं करेंगे, आगे कैसे हम बढ़ेंगे। कभी भी कोई वकील, अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की मैं बात करती हूँ, वो कभी भी उसको सब कुछ याद नहीं होता है, इसलिए क्योंकि मैं अगर बात करूं आइन की किताबों की, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंसेस की, फिर उसके बाद एक्ट्स की, फिर उसके बाद हर पूरे हमारे लॉज की, तो जितना बड़ा हमारा स्टूडियो है, ठीक ठाक बहुत बड़ा स्टूडियो है, इसको आप मैं कहती हूँ 10 दफा कर लें, कानून की किताबें खत्म नहीं होंगी। और हर प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं, देखिए इसमें तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की बात करी, वो हर ऑर्डिनेंसेस जिस तरह अगर वो सिविल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस सिविल की सारी अलग किताबें, बिल्कुल ऐसा ही है, फैमिली मैटर्स कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर को कभी सारी मेडिसिन का नाम याद नहीं होता। और नहीं मेडिसिन वो तो चले, फिर भी मैं कहती हूँ वो अभी भी छोटा डोमेन है। लॉ का ऐसा है क्योंकि आपकी अमेंडमेंट्स भी आ रही है ना, आपके ऑर्डिनेंसेस भी चेंज हो रहे हैं, आपके एक्ट्स भी आ रहे हैं, लॉज भी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें मैं एक एग्जांपल उसकी दे रही हूँ। फिर जिस तरह ये दो प्रोफेशंस को आपने ये कर दिया, फिर अगर इंजीनियरिंग की बात हम करें, उसमें रट्टा लगा के तो आप पास हो गए, लेकिन अगर आपने रोड गलत कंस्ट्रक्ट कर ली तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गए, खड्डे हो जाएंगे, और फिर वो क्या कहते हैं कि पानी भरना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली कितने नुकसानात होंगे एक नॉर्मल सिटीजन के लिए। इसी तरह आप कुछ और फ्रेटर्निटी का बताएं सना। अच्छा मुझे क्या लगता है फ्रेटर्निटी में अगर आप जाते हैं रट्टा करके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, आप फेलियर हैं, तो क्या क्या हो सकता है? अच्छा मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जहां रट्टा लगाने की जरूरत है वहां रट्टा ही लगाओ। उसका रीजन है कि रट्टे के अलावा, अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने सबने पहले इसका जवाब दें, कहाँ पे बता रही हूँ ना, आप सबने पढ़ा होगा, मुझे आज भी याद है। एक तो ठीठा कभी जिंदगी में मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मुझे कोई बता दे कि ठीठा कहाँ इस्तेमाल होता है। जी एक ठीठा, एक कैलकुलेटर आप लेंगे ना साइंटिफिक, वो आज तक हम उर्दू में पढ़ते थे तो ठीठा नहीं था, इट्स नॉट इट्स थिएटर। अच्छा सारे तालीमी इदारे जो होते हैं वो अलग अलग ही जबान अपनी जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। और दूसरा ये है, मुझे आज तक नहीं पता कि वहाँ वो कहाँ इस्तेमाल करने हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो बता दें। और दूसरा A+ B = AB
आपको याद होगा आज तक नहीं पता जी कहाँ करना है और ये रट्टा ही लगाना है। अगर अलजेब्रा वगैरह के डिफरेंट कुछ लेकिन वो रूल्स रट्टा होते हैं ना, लगता है, हाँ, exactly, वो तो लेकिन- फिर मैथमेटिशियंस और अलजेब्रा वो अलग ही वो नहीं है। लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि जहाँ रट्टा लगाने की जरूरत होती है वहाँ रट्टा लगता है, और जहाँ आपको लगता है कि ये चीज आपको समझनी चाहिए वहाँ आपको समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रट्टा नहीं लगता, रट्टा भी लगता है समटाइम। जी अलवीना जी, आप जो टॉपिक लाई हैं मैं इस पे बहुत ज़्यादा अक्सर गौर व फिक्र करती हूँ बैठ के तन्हाई में कि हमें अगर टीचर्स अच्छे मिले तो हम अच्छे स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे तो अच्छा कंट्री बन सकता है। जी। जितना एजुकेशन सेक्टर आपका स्ट्रांग होगा उतना ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। आपके देखिए स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे आपको हर तरीके का मिल जाएगा। कुछ में ऑक्सफोर्ड है, कुछ में नहीं है, कुछ में बोर्ड्स का भी है अलग अलग, और हर तरह पे अलग तरह की पढ़ाई, अलग तरह की तालीम दी जा रही है। वो एक बात हो गई। दूसरी बात जो सबसे अहम है सब चीज़ों में वो ये है कि जो हमें वो तालीम दे रहे हैं क्या वो खुद भी आया इस काबिल हैं कि हमें अच्छे से सिखा पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो ये बिल्कुल फैक्ट है, वो टीचर बन जाता है। और टीचर सबसे ज़्यादा अजीम होते हैं, हमें उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो अपने प्रोफेशन के साथ नॉन सीरियस होते हैं। क्योंकि यहाँ के टीचर्स पाकिस्तान में उनको बिल्कुल भी, मैं तो कहती हूँ कि उनका प्रॉपर टेस्ट एग्जामिनेशन लिया जाए कि क्या वो अपनी कुर्सी के साथ जस्टिस कर रहे हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है। और दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया था रट्टाफिकेशन एक बीमारी में से बोलूंगी, एक मोहलिक मूजी बीमारी। एक दफा अगर आपको लग जाए ना दीमक की तरह तो फिर आप उस चीज को समझेंगे नहीं, बिकॉज वंस यू गेट अटैच टू इट आपको लगेगा ये इजी वे है और मैं यही करता हूँ। फिर अगर आपको उसका एडिक्शन लग जाता है ड्रग्स की तरह तो आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, कभी ना समझ पाएंगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, बस तो फिर आप लकीर के फकीर बन जाएंगे। यूनुस का भी इस पे टेक लेते हैं जी। यूनुस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखें रूट कॉज जो है वो उसको आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम क्या हो रही है। हम अपने मुल्क की बात करते हैं, 3 सिस्टम है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, O&A लेवल्स। उर्दू मीडियम का तो बहुत ही बुरे हाल है। जो इंग्लिश मीडियम वहाँ पे, क्योंकि हमारी इंग्लिश है नहीं अच्छी लैंग्वेज, हमारी कोई स्ट्रांग उस पर कमांड भी नहीं है, तो लोग रट्टा मार रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता, वो रट्टे मार रहे होते हैं। रट्टा और समझना ये O&A लेवल्स का बड़ा अच्छा है। O&A लेवल्स में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम यहाँ पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे 40 to 50 जो मार्क्स हैं वो तो MCQs के हैं, आप समझेंगे, सवाल का जवाब देंगे तो आपके 40-50 मार्क्स क्लियर हैं। फिर थ्योरी है। अब कमिंग बैक टू रट्टाफिकेशन, ये क्यों जरूरी है? ये मैथ्स आपने भी जो ऐसे फॉर्मूलास के नाम बताए, ये क्यों हो रहा है? एक हाथी का बच्चा है और एक बंदर का बच्चा है, दोनों को खड़ा कर दिया और बोला जो पहले दरख्त पे चढ़ के दिखाएगा 90% मार्क्स उसके। अब हाथी का बच्चा कैसे चढ़ेगा? बिकॉज वो हाथी के बच्चे को म्यूजिशियन बनना है, उसको म्यूजिक की ट्रेनिंग दो। जो बंदर का बच्चा उसको एथलीट बनना है, उसको एथलीट की ट्रेनिंग दो। मसला ये है कि हमने सबको बना दिया। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ थ्योरी, एक रिसर्च थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिफॉर्म हमको पहनाया जाता है, इसका मकसद क्या है? जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, यूनिफॉर्म लगे, ताकि सब यूनिफॉर्म लगे, ताकि वो तो ठीक है, ताकि सब एक बराबर हो, इक्वल एंगल देखें, एक और एंगल देखें कि ये क्योंकि हमारा कोई मजहबी चीज तो नहीं है ना, ये ब्रिटिश से आया है। टू ट्रेन द स्टूडेंट्स, टू ट्रेन द किड्स कि आप गुलाम हो। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हुई है, पढ़ाई करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, नौकरी हासिल करो। कहीं ये किसी ने सुना है? नौकरी ग्रेजुएशन के बाद आप भाई अपना बिजनेस करो, ये आपने कभी ट्रेनिंग सुनी आसपास लोगों पे? बिकॉज वी आर ट्रेन टू बी स्लेव्स। एंड सही है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह भिखारी ले रहा है एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक भीख मांगने वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। मैं सिर्फ एक अपना इसमें और वन लाइनर ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि जिस तरह रट्टाफिकेशन की हम बात कर रहे थे, मैंने अपने इंट्रो में कहा, इस न्यूज़ के इंट्रो में, कि मैं इसको एसोसिएट करूँगी आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ भी। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि हम अपने ब्रेन को इस तरीके से, हमारे प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, और टीचर्स भी उसको रट्टे के ऊपर लगा देते हैं। तो पूरी थ्रू आउट द लाइफ वो जो स्टूडेंट्स हैं वो रट्टा रट्टा, कॉपी पेस्ट, चीटिंग, इसी पैटर्न के ऊपर चलते हैं और पूरी जिंदगी उनकी इसी तरीके से हो जाती है। और हमारे जो लेजिस्लेचर्स यानी कि कानून साज, जो पार्लियामेंट में, ऐवान में कानून साजी करते हैं, बाहर रोडों पे एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, आम आवाम अगर उनको कुछ कह दे या लोटा कह दे या कोई आवाज कस ले, वर्बल अब्यूज कर दे, तो उनके ऊपर हाथ उठाना शुरू हो जाते हैं। क्या ये कानून साज है? इनकी ट्रेनिंग ही इतनी गंदे तरीके से हुई हुई है कि ये एक तरीके से हमें, हमारे मुल्क को सर्व नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। और ये जब ऐवान में रट्टा करके आएंगे तो ये कहाँ से कानून
कानून समझेंगे, कहाँ से कानून की पासदारी करेंगे। रट्टा भी किया होगा क्या उन्होंने? स्कूल भी गए होंगे क्या? हाँ, मैं भी ये वैलिड पॉइंट है। ये भी डिग्री होती है, असली हो या जाली। रईसानी साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि रट्टा से कोई भी कनेक्टेड नहीं है ये चीज, ये आपके दिमाग की है। कराची में दिमाग आ गया ना, रट्टा दिमाग। सही कह सकते दिमाग हैं नहीं आप। होगा तो रट्टा मारेंगे। कनेक्ट हो गई। कराची में एक नौजवान है और उन्होंने दरख्त पे जो है वो अपना घर बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो है वो चिड़िया के घोंसले से जो है वो उन्होंने इंस्पिरेशंस जो है वो वहां से कितना दे रहे हैं चिड़िया? रेंट कुछ भी नहीं। यूनुस देखिए, वो कहते हैं कि जमीन पर रहता था तो मुझे कीड़े मकोड़े खाते थे, मैं दरख्त पे रहता हूँ ये तो मेरी वाली है जो है। मेरा भी ऐसा ही सोचना है वैसे। अच्छा, मैंने कहा आप कह रही है तो मेरी वाली, आप दरख्त पे तो नहीं रहती? नहीं, प्लान है मेरा ऐसा ही कुछ। ओके, यानी कि तो हवा में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे आने का दिल भी नहीं करता जी। उड़शिया, नीचे गर्मी बहुत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यानी कि आप दरख्त पे अपना घर बनाएंगे तो कितनी खूबसूरती से जो है वो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो ये जो है इनका मानना है कि जी मुझे जो लोग हैं वो ट्री मैन भी कहते हैं और टार्जन भी कहते हैं, क्योंकि मैं टार्जन की तरह फौरन से ऊपर चढ़ जाता हूँ और वहीं पर ही बैठ के खाना पीना मेरा चलता रहता है। और साथ वाले होप कि उन्होंने कपड़े टार्जन वाले ना पहने। मैं यही सोच रही थी अभी। ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रॉपरली शलवार कुर्ता पहनते हैं और जो है वो मजदूरी भी करते हैं। कौन से डिजाइनर का? कौन से डिजाइनर? थ्री टार्जन और पत्ते लगाए हुए। पत्ते तो नहीं खैर लगाए, बट वो ये कुर्ता हो सकता है। आप कीजिएगा ना डिजाइन। लेकिन उर्शिया, मुझे ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि वो जो ट्री मैन है वो काफी ऊंचाई पे होगा दरख्त, और क्या वो उनका बोझ और घर का बोझ उठा पाता है? और उनको ऊपर स्पॉन्सर कौन करता है कुर्ते में? तो इससे हैरान। अच्छा, स्पॉन्सर उनको कुछ भी नहीं कोई भी करता, वो खुद गरीब इंसान है। आई मीन वो गाड़ियां वाड़ियां साफ करता है और उसके बाद जो है वो जो भी अपनी मेहनत से जो भी काम करता है, उसके बाद जो है जब उसको सोना होता है तो वो कहते हैं मैं घर का रेंट क्यों दूं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपको इतने खूबसूरत दरख्त दिए हुए हैं उसी पे आप अपना घर बनाए। उन्होंने बहुत ही टेक्निकली तरीके से जो है बनाया हुआ कैसा है? घर बनाया, बहुत अच्छा बनाया। आप दिमाग चेक करें इस इंसान का। हाँ। दरख्त पे इसने घर बना लिया ताकि इसको रेंट ना देना पड़े, और फिर हम कहते हैं कैसे इस कौम के जो लोग हैं वो कर्जदार हैं। ये सोचने की बात है, ये सोचने की हम कहाँ कर्जदार हैं, वो माइंड और हार्ट वाले बना देते हैं। अच्छा, उनका बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और उनका ये भी कहना है कि लोग एसी में सोते हैं, मैं ठंडी ठंडी हवाओं में सोता हूँ जब Open AC? एग्जैक्टली। मतलब उन्होंने पूरी अपने घर के इर्द गिर्द पूरी नेट लगाई हुई है। तो कितना घर इतना सा होगा? नहीं बहुत बड़ा है। ब्रांचेस हैं, फिर वो ट्री हाउस है बेसिकली। पिक्चर्स अच्छा है। आप लोगों से सवाल करूं, व्हाट्स योर डेस्टिनेशन? जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, क्या मैं कश्मीरी हूं तो मेरी आजाद के मकबूजा, आजाद ऑब्वियसली आजाद, और वो वाला भी हम आजाद कराएंगे इंशाल्लाह। आजाद कश्मीरी हूं मैं, आजाद कश्मीरी, और गुलाम पाकिस्तानी हूं लेकिन आजाद कश्मीरी हूं। मेरी डेस्टिनेशन है कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो आई वांट टू लिव ऑन माय माउंटेन। वहां पे एक छोटा सा घर हो, हट टाइप का, कि आपके वो भी हो रहा हो, यू नो चिमनी भी जा रही हो, सब वैसा। आई वांट दैट पीस ऑफ माइंड एट द एंड ऑफ माय लाइफ। आई विश दैट। व्हाट्स योर विश? I guess I would like to travel in between somewhere Italy, Rome, मिस्र, इस तरह की historical places ना मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। इटली रोम एक ही है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ताकि दोनों तरह की आवाम दिखती है ना। रोम वाले भी खुश हो जाएंगे और मिस्र वाले भी खुश हो But what जाएंगे। I'm trying to ask you कि at the end of your life when you're 60, रहना किधर है, क्या रहा है? 65, where you want to live? At the age of 65 तो अगर यूनिस में जी लूँ तो बहुत बड़ी बात है आजकल की अनऑर्गेनिक। ठीक है, आप चाह रही हैं कि आप when you're 65 years old आप ऐसी रहें, ठीक है, and you'll be living on this set. मैं एस्थेटिशियन हायर करूंगी, फिलर्स करवाऊंगी, I'll stay And you will young। be living on this set. अल्लाह जाने। Alright, ठीक है। Alvina, what's your fantasy destination to live your life? ट्रेवल नहीं करना, बस रहना है आप कह रहे हैं? जी, रह लें आप। अच्छा, मैं रह लूं, वरना ट्रेवल के लिए बता देती ना। और नहीं, सवाल दूसरा वाला ऑप्शन भी है जी। रहने के लिए बस कोई ऐसी वीनस जैसी कोई जगह हो, या तो वीनस भी ना हो तो बीच हो जहाँ आपको दूसरे प्लेनेट भेज दें, मरकरी, वीनस। नहीं वहां पे नहीं, बस ऐसा करें किसी भी ऐसी जगह में, मतलब ये वाला हमारा सीव्यू वाला पानी नहीं है, कराची वाला। आप अनम को कंपनी दे रही होंगी। 60 साल वाला वो भी नहीं लेकिन मतलब जिस तरह दुबई के बीचेस है ना, प्यारे साफ सुथरे, या फिर टर्की, कोई ऐसी प्यारी साफ सुथरी जगह हो, या फिर मालदीव्स, तो फिर वो आइलैंड वगैरह की जगह ज्यादा। मुझे ना वो असली वो बीच चाहिए। तो यहाँ पे नकली होता है क्या? यहाँ पे इतना खूबसूरत है ना हमारे पाकिस्तान का। देखिए दुबई जो है वो हॉट वाला एरिया, ठीक है, जो इटली वाला कोई बात नहीं, बीचेस तो बहुत प्यारे हैं ना। इटली वाला जो है वो थोड़ा सा मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, मैं गर्म एटमॉस्फेयर में रह सकती हूँ, कंफर्टेबल होती हूँ। लेकिन यहाँ वाला अल्वीना के लिए अफ्रीका भी अच्छा बहुत है। खूबसूरत है। ठीक है,
अलवीना, यहाँ वाला आपके लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जो आवाम है वो 3 टार्जन वाली कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ, 3 टार्जन की राइड हो रही है। वाह। जी बताएं सना। मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी, बस अपनों के करीब। वाह 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 वाह, और कहीं नहीं ये बोल रहना। के जो आप अपने फैंस बढ़ा रही ना, वाह वाह वाह। जी उर्शिया। यूनिस, मैं वहां रहूंगी जहाँ पीस होगा, और वो आपको पता है वो कौन सी जगह मेरे है। मेरे कश्मीर में Mountains दाखिला और नहीं green- बना। खाना काबा, Yes, सऊदी that's true. अरेबिया। सुभान अल्लाह। वहां पर माशाल्लाह। मैं रहना पसंद करूंगी। जो मेरी बाकी बची कुची जो जिंदगी रह गई है, मतलब रह जाएगी, तो वहां पर मैं गुजारना पसंद करूंगी। परसों मुझे कह रही थी उर्शिया कि हाँ। मेरा जैसी टिकट कटता है ना, वीजा आता है, मैं दुबई निकल जाऊंगी। और अब कह रही है हाँ सही, अच्छी बात है माशाल्लाह, अच्छी बात है। दिस इज शो, लोग देख रहे हैं, कुछ तब्दीली बातें आ रही बोलने है। वाली होती है, कुछ हाँ। बातें नहीं बोलने वाली होती है, बट अच्छी बात है। सियासतदान करें, होस्ट ना करें। नहीं, ये तो जरूरी है, ये जरूरी है। पूछने का मकसद क्या था? जी आप बताएं पहले, हाँ? आपका भी बता मैंने दें। बता दिया ना, मैं आजाद बताएं। कश्मीर में रहना चाहता अच्छा, हूँ ठीक है, ठीक कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी तेज हो गई है, इतनी तेज हो गई है। वी हैव स्टॉप्ड ऑब्जर्विंग पीपल, वी हैव Yeah. स्टॉप्ड ऑब्जर्विंग द नेचर। एक रिसर्च थी कि जिसमें था कि एवरी 3 मंथ्स, आप समझे 100 डेज का ब्रैकेट है, 3 मंथ्स 10 डेज, आपको 1 हफ्ता करीब रहना है नेचर Nature के, के। टू डिटॉक्स, और एल्स यू विल बिकम अ साइको। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज आपने देखा होगा, वहां पे साइको मर्डर्स हैं, सीरियल किलर्स हैं। क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर नॉट कमिंग क्लोज टू द नेचर। एग्जैक्टली। सो हमारे पास एक ब्रेक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन कर दिया, और अपनी अपनी जो है वो ख्वाहिशात भी सबने बताई हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का वक्त होता है जो कि वॉइस नोट है। अगर आप भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए और जो भी आपका टॉपिक है, कुछ भी सजेशंस हैं वो आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं, सुनते हैं कौन है और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ रमज़ान की। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो आधा हो गया है लेकिन फिर भी मुबारक हो आप सबको। और मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखता हूँ, मेरे घर वाले भी देखते हैं। अच्छा बेटा, मुझे आप सबसे ये बात करनी है कि आपने यूजुअली अपनी लाइफ में देखा होगा, सोसाइटी में भी देखा होगा, हम बड़े एग्रेसिव हो गए हैं और टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक तो इसकी क्या वजह है, ये मेरा ए है सेक्शन सवाल का, और बी ये है कि ये जो एग्रेशन जो है ये हमेशा निचले तबके पे ही क्यों निकलता है। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि किसी 3 फुट 4 फुट के आदमी ने 6 फुट के आदमी को मारा हो। हमेशा यही होता है कि कोई बड़े लेवल का आदमी होता है, वो उससे नीचे लेवल पे ही जो है वो फड्डा कर रहा होता है। तो अगर आप इतने 30 मार खान होते हैं और इतने तुरम खान हैं आप, और अगर आप में बड़ा ही बहादुरी और बड़ा ही जज्बा है, तो पहले तो आप बॉर्डर पे निकालें वो जज्बा। दूसरा ही कि अगर आप वाकई है तो आप में वो मर्दों वाली बात है, तो फिर आप करें ना अपने CEO पे शाउट, तो मैं मानूंगा कि हाँ वाकई आप में वो गूदा है। करें अपने किसी और पावरफुल शख्स पे शाउट, तो मैं मानूंगा। तो मुझे जरा ये जो मैं उनको बुज़दिल कहूंगा, मुझे जरा उन बुज़दिल लोगों को मैसेज देना है कि ये कौन सी तुम्हारी बहादुरी है जो सिर्फ निचले तबके पे निकलती है। तो जरा बेटा इस पे रोशनी दीजिएगा, मैं चाहता था इस पे बात करें आप। थैंक यू। आपकी ब्रेवरी की असल पहचान अगर मैं देखूं तो वो उस सूरत में मैं उसे बोलूँगी कि यू आर अ रियल ब्रेव पर्सन। अगर आप अपने पावर वाइज जो भी आपका कॉम्पिटेंट होगा, अगर आप उसके साथ उसके लेवल पे आके मुकाबला करेंगे तो मैं बोलूँगी कि आप वाकई बहुत निडर और बाहिम्मत इंसान है और आप में बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर आप खौफज़दा नहीं। लेकिन अगर सामने वाला आपको लगता है कि मेरी पावर ज़्यादा हाई है, मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा हाई हैं, ये मुझसे नहीं जीत सकता, समवेयर आपको पता है कि वो आपसे कम है, आप उसी पे चिल्लाएंगे, क्योंकि ये इंसानी एक अमल है और इंसानी फितरत है और इंसान की साइकोलॉजी का एक ये बहुत अहम हिस्सा है कि वो वहीं चिल्लाता है जहाँ से उसको पता है कि रिटेलिएशन उसको उसके लेवल की नहीं मिलेगी। तो सो ही कैन या शी कैन सर्वाइव देयर, या ही या शी कैन शाउट देयर। और दूसरी बात आपने वो बड़ी अच्छी बोली कि अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, आपके खून में बहुत उबाल है, तो जाएं आप फोर्सेस ज्वाइन करें, जाके सरहद पे लड़ें, मुल्क के लिए लड़ें, वहाँ पे अपनी बहादुरी और हिम्मत दिखाएं, तो वो काउंट होगी कि आप वाकई में बहुत बहादुर इंसान हैं। और दूसरा क्या पॉइंट था इनका? यही था दूसरा, लेकिन वो CEO के साथ अपने हाँ। यानी अपने से बड़े शख्स पे जो है आप वो तो नहीं करेंगे ना, बिकॉज वहाँ पे वो बाउंड होंगे और वहाँ से उनका काम है और सर्कल है। तो जहाँ पे इंसान क्या कहना चाहिए, जहाँ से इंसान को लगता है कि मुझे फायदे मिल सकते हैं, वहाँ कभी कभी गलत बात पे भी इंसान सर झुका देता है कि जी आप सही हैं। लेकिन उससे जहाँ लगता है कि सामने वाला मेरे मुकाबले का नहीं है और ये नहीं जीत सकता, इसको मैं बहुत बासानी हरा सकता हूँ, वहाँ इंसान अपना सारा जोर और सारी ताकत दिखाते हैं। तो ये ना इंसाफी है, इनजस्टिस है ये। क्या बात। ट्रू।
बिल्कुल अनम, आपने बहुत अच्छी बात कही और मेरे ख्याल से आपने, एक होता है ना तमाम एंगल्स कवर करना, आपने हर एंगल से जो है वो बात को कवर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी आपकी वो ये थी कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, वो ये कही कि आपसे जो है जितने भी छोटे लोग हैं, मतलब आप अगर एक ओहदे पर भी फाइज हैं, वहाँ पर आपसे जो है वो कम ग्रेड पर एम्प्लॉइज है, आप उन पे तो गुस्सा निकाल रहे होते हैं, लेकिन आप जो है वो अपने बॉस के सामने ये नहीं कह सकते कि सर ये वाली चीज़ आपने गलत कही है। बॉस तो ऑलवेज राइट। एग्जैक्टली, बॉस अगर कोई कभी गलत भी कहेंगे ना, हम तब भी कहेंगे नहीं नहीं सर आप ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक चीज है, वो है मफाद। लोग मुनाफिक, ऐसे लोगों को वो पॉलिश कहते हैं, एग्जैक्टली बूथ पॉलिशिंग कहते हैं, और ये मुनाफिकत में भी आता है। लेकिन आपको सरवाइव करने के लिए समटाइम्स मुनाफिकत करना भी जरूरी होता है। यू कांट बी सो ट्रांसपेरेंट। आप इतने भी मोमिन ना बने ना, आजकल की दुनिया ऐसी नहीं कि आप 100% मोमिन बन जाएं और फिर लोग आपको उसी तरीके से उसका रिगार्ड भी दें, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन एक चीज है, ये अनम का पॉइंट ऑफ व्यू है और हम नहीं, लेकिन वैसे ये सही कह रही हैं, ऐसे जो आसपास के लोग होते हैं उनके दोस्त भी उनको यही सजेस्ट करते हैं कि तुम नहीं चल सकती या तुम नहीं चल सकते क्योंकि तुम्हारी कुछ क्वालिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस करके चलना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो बैलेंस करके चलें। देखिए ना, इमरान खान साहब चले गए ना, उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल ही वो एक अलग से वो चल रहे थे ना, तो वो इस वजह से। देखिए, थैंक यू। अच्छा, दो चीजों में फर्क होता है, प्लीज इन दो चीजों को अगर आप फर्क रखेंगे ना जिंदगी में तो आप बहुत कामयाब होंगे। एक होती है अकड़, गर्दन में सरिया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपकी गर्दन में सरिया होता है ना तो वो बंदा तो कहीं नहीं चल सकता। दूसरा होता है गुस्सा। अब इन दोनों चीजों को साथ में ना लाएं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर आते हैं। जो गर्दन में सरिया होता है ना, वो मैंने आपको पहले भी एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा है कि ओहदे के साथ एक तो बंदे को बहुत कुछ दे दो तो अकड़ आ जाएगी, दूसरा उससे सब कुछ ले लो तो बौखलाहट आ जाएगी। तो ये जो गुस्से वाली बात है ना, वो तो आप ये बताएं, आप कहें किसी पेओन को आप कह दे, उसको गुस्सा नहीं आएगा? इंसान है, उसको भी गुस्सा आएगा। अब वो बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? वो अपने से छोटे वाले को टारगेट करेगा। सो ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारा माइंडसेट है। हमने अपनी लाइफ के अंदर एक माइंडसेट ऐसा बना दिया है। क्योंकि मफाद, अब इस पे भी मफाद आता है। एक बात याद रखें, लोग आपके साथ तब तक है जब तक उनके मफाद आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर मफाद खत्म कर देना कि मुझे किसी से कोई मफाद नहीं है, तो यकीन माने, एक तो आपका जो बर्दाश्त है ना, यानी कि गुस्सा करने का, सब पे ये गुस्सा जो हम थूक रहे होते वो भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा आप बहुत समझदार बनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। और लोगों में ना सब्र खत्म हो गई है, इसके मतलब उनको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, हर चीज में जो है वो उनको एग्जैक्टली वो कहते हैं कि दिन खत्म ना हो, मेरा काम खत्म हो जाए। यू नो, मतलब बॉस ने अगर आपको दिन में काम दिया है तो शाम तक जो है वो मुझे ये काम चाहिए, यानी कि उससे पहले भी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको काम चाहिए। सही है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना तो चाहिए, मगर देखिए कुछ बंदे के अंदर जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो शाम तक हो सकता है वो करके दे दे, और वो बेहतर तरीके, शाम वाला नहीं है पूरा, नहीं वो हो सकता है बेहतर तरीके से कर दे दे, नहीं और तो वो कोई और जल्दी करेगा। नौकरी करे ना, फिर वो यहाँ क्यों है अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है इतना काम। जी कंटिन्यू। काम वही करें जो करने के आप काबिल हैं। वो बात तो सही है, मगर देखिए काफी सारे लोगों की मजबूरियां भी होती हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ चढ़ के जो है वो अच्छे तरीके से काम करें। तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जी ये काम का ये बंदा नहीं है तो उसको निकाल दें, ऐसा नहीं है कि उसको मौका देना चाहिए और वो आगे इंसान मेहनत करके वो बढ़ जाता है। जैसे कि इन्होंने दूसरी बात कही कि बर्दाश्त नहीं है, बाकी में लोगों में बर्दाश्त, जैसे जैसे आगे जो है वो टाइम गुजरता जा रहा है यूनस, तो बर्दाश्त लोगों में खत्म होती जा रही है। ट्रू। जी बिल्कुल। आप लोग तो जनरल केसेस के ऊपर बात करते हैं, मैं एक्सेप्शनल केस को भी जरा इसी सिनेरियो के साथ एसोसिएट करूंगी। ऑलवेज एक्सेप्शनल। तो अब जिस तरह उन्होंने ए में कहा कि टॉलरेंस लेवल खत्म होता जा रहा है, दैट इज ट्रू, एक्सट्रीमली ट्रू। इसकी कुछ वजूहात भी हैं, कुछ मोरल्स और वैल्यूज की है, लेकिन सब जगह ये नहीं है। कुछ जगह ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो इतना ज्यादा काम कर लेते हैं या इतनी ज्यादा वो स्ट्रगल कर लेते हैं या उनको वो आउटपुट या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिल रहे होते हैं जिसकी वो डिजर्विंग होते हैं, जिसकी फ्रस्ट्रेशन होती है। या फिर फॉर इंस्टेंस 24 घंटे हैं अगर आपके एक दिन में, जो कि स्टैंडर्ड टाइम है, अगर आपकी लाइफ में काम ही इतना है जो कि आपका 18 घंटे का है और आपने इतने सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आएगी। और उनका जो पार्ट बी था जहाँ पे वो कह रहे थे, ये अब एक्सेप्शनल लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, नॉट एवरीवन, कि अगर आप में इतना ही गुर्दा है, वैसे तो दिल कहते हैं, तो फिर आप अपने किसी सीनियर के सामने करें रिटेलिएट इस तरह।
अच्छा या फिर आप अपने सीईओ के सामने रिटेलिएट करें। तो जो वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रुथफुल होते हैं या जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं या जो कि फेयर चीजों को पसंद करते हैं, तो वो फिर ये ख्याल नहीं करते कि ये मेरे बॉस हैं या ये मेरे सीईओ हैं, वहां पे भी आके रिटेलिएट करते हैं। इन द एंड वही आपकी वाली बात, उनको बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, उनको यही होता है ना कि उनको बैरियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इन द एंड उनको बैक ऑफ करना पड़ता है उस जगह से जहां वो होते हैं, लेकिन वो अपनी सच बात करना नहीं छोड़ सकते। जो बात है वो बोलेंगे, चाहे उनको कितने भी कॉन्सिक्वेंसेस बुरा फेस करने को मिले। जिस तरह खान साहब के साथ भी यही सिचुएशन है, जो भी रहा उनको वो कर ही नहीं सकते, उनके खून में ही नहीं कॉम्प्रोमाइज। एग्जैक्टली, एंड दैट्स अ गुड क्वालिटी। बिल्कुल अलवीना, इस बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। आई टेल यू कि ये क्या एग्जैक्टली मसला है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि वो लोग जो अपने बॉस की जो है बात बर्दाश्त कर लेते हैं, गलत बात बर्दाश्त कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में या मेजॉरिटी डिफरेंट कंट्रीज में भी हैं कि लोगों ने इंसानी खुदाओं से मांगना स्टार्ट कर दिया जी। आपका फेथ कमजोर है। जब आपको पता है कि रोटी रिस्क अल्लाह ने वादा किया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, पहली बात ये। नंबर 2 ये कि जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं सुपीरियर हूं वो इंफीरियर है, मैं उस पर बस चलाऊंगा, तो ऑब्वियसली यही होगा। ये तो उसूल है, ये दुनिया का उसूल है। गरीब बंदा जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x4 किसी बाइक वाले से टकराती है तो अगर तो लोग आ गए तो बाइक वाले की साइड ले ली लोगों ने, लेकिन अगर रोड पे कोई नहीं है तो वो जो 4x4 वाला बाइक वाला का ऐसा हाल करेगा कि आपकी सोच है। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत अच्छी बात की हमारे अंकल ने, बहुत प्यारी बात की कि इतना गुस्सा है तो जाओ ना जिहाद पे जाओ, बॉर्डर में जाओ, बॉर्डर पे जाओ और दुश्मन से लड़ो। तो ऑन दी होल एक लाइन में अगर मैं बोलूं वो ये बात है कि गुस्सा है, इसको कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता, मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है। अरे तो गलत बात पे गुस्सा आएगा, सही बात पे गुस्सा क्यों आएगा? तो वो गुस्सा ही तो हराम है इस्लाम में, तो आपने वही तो बर्दाश्त करना है। और जब आप बर्दाश्त करते हैं गुस्सा, देन यू बिकम अ बिग मैन। यू कैन बी अ बिग वुमन, नॉट इन साइज, लेकिन वो जो आपका इंसान है ना, जो आपका जमीर है वो बड़ा हो जाता है, आप बड़े इंसान बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और गर्मियों में तो गुस्सा मेरे ख्याल से ज्यादा आता है। अगर गर्मियों में रोजा हो बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें क्या करना चाहिए आप लोगों को? उसमें सबसे अच्छी चीज ये करनी चाहिए कि आपने जो है वो घर से बाहर, पहले तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, फिर इसके बाद नहीं, अभी भी ना, थोड़ा सा घबराने दे, अभी भी ना घबराएंगे हम, अब तो हम घबराएंगे बिल्कुल, लेकिन अभी भी अलवीना थोड़ा सा ना घबराना नहीं है, समझे ना आप? ना घबराए, अभी भी ना घबराए। 2023 के बाद घबराएंगे, अभी नहीं घबराएंगे हम। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप अपने घर में बैठे और एसी ऑन करें। उससे क्या होगा, आपको गुस्सा थोड़ा कम आएगा और आप थोड़े से चिल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। अब आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरा टॉपिक कोई गर्मी से रिलेट कर रहा है या मैं एसी के बारे में बात कर रही हूँ, और ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, उससे भी नहीं, मुझे पता है आप किसी सियासतदान पर जाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो खूबसूरत सी शक्ल, हैंडसम, बिल्कुल। मैं जी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बोले अनम। वो मेरे जहन में एक आमिर लियाकत की पिक्चर है, बहुत ज्यादा ना वो वायरल, वो आप रखे, वो जो उन्होंने यूं करके जो लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए। जी अलवीना अनम अभी वो रखे, ये हमारा खजाना है। लेकिन माशाल्लाह से इतना ग्रेस मैंने नहीं देखा किसी आदमी में। उन्होंने फोन में सेव कर लिया, मुझे कहा कि मुझे चाहिए ये फोटो, ये मैं वॉलपेपर पे लगाऊंगी जब भी जो है ना मुझे वो कहते ना कि खौफ का वो अलामत तारी करनी होगी, तो मैं इनकी चेहरा देख के तौबा अस्तगफिरुल्लाह करूं। आप लोगों को पता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अभी रिसेंटली सिंध का दौरा किया है। एक सेकंड जी, बिल्कुल। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिंध आए, कराची भी आए, और उन्होंने जी क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे कराची के अंदर, सिंध के अंदर बहुत गर्मी होती है ना, अब बहुत गर्मी है। अब यही चीजें जो आप लोगों हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, गर्मी है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जी हम हजारों बसें लेकर आ रहे हैं। कौन सी? एसी वाली। जी ट्रू लव। बस ये कब का नहीं बताया। वाओ, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस। लेकिन मसले की वो जब खान साहब दोबारा आएंगे तब मिल जाएंगी शायद। मुझे भी ये लगता कुछ हो जाएगा मे बी, क्योंकि आपको याद है कराची में जो ग्रीन लाइन लॉन्च हुई, ये भी इन्होंने ही मंसूबा बनाया था, लेकिन मिली नहीं सालों तक, फिर खान साहब ने दी है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ये इनकी सबसे अच्छी चीज है, डेट नहीं बताते।
कि कब आ रही है। समझ रहे हैं आप? सेफ प्ले करते हैं ना, पक्के पॉलिटिशियन है। ये चीज उनको खुद भी नहीं पता होता कि डेट कौन सी है, बट वो बस हवा में जो है वो तीर छोड़ देते हैं। नहीं ये गलत बात है। लेकिन ये- मेरे कायद के बारे में आप गलत बात कर रहे क्यों हैं। इंसल्ट कर रहे हैं हम लोग? देखिए जिस बंदे ने 40 डेज में मेट्रो खड़ी कर दी लाहौर में, जी। वो कर देंगे। 1000 बस क्या, मैं कहता हूँ लाखों बसेस हाँ, आएंगी, और कोई करोड़ों kickback बसें भी नहीं। आएंगी हर बंदे के लिए। अलग बस। 2 करोड़ लोग हैं कराची में, 2 जी। लोग हैं कराची में, 1.5 2 करोड़ बसें आएंगी हर वाह, बंदे की इंडिविजुअल बस। वाह वाह वाह, देखिए क्या मैं ही आपको बात एक बात बताऊं, किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन इसमें से ये जो ट्रांसपोर्टेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मेकिंग मनी, और ऑल्सो इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो गाड़ियाँ जो भी हैं ये तो खैर लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ये कोई ऐसी नहीं है जो मुल्क के उसके लिए इस्तेमाल हो। जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वहाँ से इकोनॉमी ग्रो होती है, लेकिन फिर खैर लोगों को भी, आम लोगों को सर्व कर रही है, उससे पैसा बन रहा है, लोगों को सहूलत मिल रही है, अच्छी चीज़ है। और पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि दोबारा से भी इसका पार्ट 2 आएगा जो शहबाज शरीफ करेंगे, और आएगा इंशाल्लाह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे जिससे आवाम को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बट फॉर सम टाइम। और उसके बाद जो हम पे मुसल्लत होंगे हार्डशिप्स, उसका किसी को अंदाजा नहीं है। मैं आई टेल यू अ स्टोरी क्विकली। देखिए मैं फॉर एग्जांपल एक वालिद हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने 5 बच्चों के लिए डिफेंस में 5 बड़े बड़े बंगले रख दिए, अरे ठीक है। वाह वाह, और क्या ही बड़े बात है। अमीर अमीर स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। ठीक है। जिस रोड से वो जाते थे फ्रॉम देयर हाउस टू द स्कूल, वो रोड भी पक्की करा दी, ठीक है सब। और उनको सबको 4x4 दे दी मैंने, महंगी गाड़ियां दे दी, सब दे दिया मैंने उनको, ठीक है। एक दिन मैं मर जाता हूँ, वाह। मेरा भाई आता है, वो कहता है कि बच्चों तुम लोग पे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बोलते क्यों, हमारा तो घर है, हमारी तो सड़कें भी पक्की हैं, हमारे तो स्कूल भी महंगे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर क्या मसला है। तो मेरे जो भाई हैं, जो चचा हुए उनके, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुम्हारे अब्बू थे यूनुस, ये 2 नंबर इंसान थे, इन्होंने कर्जे ले लेके ये कर दिया। अब आपके पास कुछ नहीं है, आप मकरूज हैं। अब फी बच्चा 5-5, 10-10 करोड़ का मकरूज है। तो ये एक स्टोरी है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। मॉरल अपना खुद निकालिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। और जैसे कि आपको पता होगा कि रोड के जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं, और वो जो क्या करते हैं कि जी सबसे पहले तो वो अपना पहले सिस्टम निकालते हैं, फिर उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो रोड पे लगता है, और वो जो रोड पे लगता है वो 2 दिन मतलब 2 हफ्ते के बाद ही वो उखड़ना शुरू हो जाता है। जी। तो अपने खाते भी तो निकालने हैं ना। ये बात तो आपने बहुत सही कही है, लेकिन एक चीज मैं मानती हूँ अलवीना, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये झगड़े क्यों होते हैं इतने। मतलब अगर कोई बाहर गया और बाहर जाकर पार्टीज पर झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा। आप लोगों को पता होगा कि मैं जी पीटीआई की सपोर्टर हूँ अगर, तो जी पीटीआई सबसे अच्छी है, नून लीग की सपोर्टर हूँ तो नून लीग अच्छी है, पीपल्स पार्टी सबसे अच्छी है। तो अच्छी है। नहीं, फिर भी अगर ये जो पार्टीज इतने वो होते हैं, झगड़े होते हैं, उससे अच्छा एक पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं क्या आपको कहते हैं? बताता हूँ, system। देखिए, वन पार्टी, वो कौन सी होनी चाहिए? मैं बताऊँ, वो पता है आपको कौन सी होनी चाहिए? नहीं आई वांट टू से कि देखिए, जी। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग की पार्टी हो, पीटीआई पार्टी हो, आई बिलीव ओनली इन वन पार्टी, कौन सी? इफ्तार पार्टी। एग्जैक्टली मैं भी ये कह रही हूँ, क्यों ना इफ्तार पार्टी क्यों ना होनी चाहिए, है ना? अच्छा, लेकिन इफ्तार पार्टी के बाद भी आपने सिगरेट नहीं पीना, समझ रहे हैं आप लोग? सिगरेट आपने बिल्कुल नहीं पीना। क्यों नहीं पीना जी? डॉक्टर ने अभी रिसेंटली जो है वो एक रिसर्च की है जिसके मुताबिक ये चीज पता चली है कि तंबाकू नोशी जो है वो किस हद तक आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। जो लोग इफ्तार करने के फौरन बाद जो है वो सिगरेट पीते हैं, उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। यानी कि जब आपका खून गाढ़ा होने लगता है तो इसमें सबसे बुरी चीज ये होती है कि आपके दिल तक आपका खून नहीं पहुंचता, आपके दिमाग तक खून नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। सिगरेट ना पिए लेकिन लोगों का खून पी सकता है। वो तो सियासतदान कर रहे हैं ना, कुछ आम लोग भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है उस पर आप लोग क्या कहेंगे, बताएं? कोई एग्जांपल है आपके पास? जी, अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो ये ऐसी शक्ल तो हो जाएगी। आपकी ऐसी शक्ल हो जाएगी कि अल्लाह माफ करे कि आप खुद भी अपने आप को आईने में देख के डर जाएंगे। और द प्रॉब्लम इसकी वो पिक्चर थोड़ी सी अनएथिकल है और वो ह्यूमन वायलेशन के अगेंस्ट है, तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आई एम श्योर आपकी नजर से जरूर गुजरी होगी। और अगर किसी को फिर भी देखी तो प्लीज डीएम मी। एक ऑब्जर्वेशन है, ये जैसे आपने देखा होगा सिगरेट के डब्बों पे ना ऊपर लिखा होता है माउथ कैंसर का। माउथ तंबाकू कैंसर नोशी सेहत के लिए मुज़र है। एग्जैक्टली। और अगर आप फोटो गौर से देखेंगे ना, वो पाँव का फोटो बना हुआ है, बिकॉज माउथ नहीं दिखाते उस पे, जो पिक्चर लगी होती है। तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि मैंने ना देखो ये कितनी गंदी चीज है, आप पीते हो, ये क्या है? बोलते हैं ये इन लोगों ने वो दी हुई वार्निंग कि पाँव से सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा।
तो मतलब जो स्मोकर्स हैं उनके पास रीजंस है, एक्सक्यूजेस People है। always find an excuse to justify their problems, but ऐसा नहीं है कि आप देखें ना, ये सारी टैक्टिक्स अपनी चीजों को ग्रो करने की। आप हमारे टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स देख लें, उसपे भी इस तरह की चीज कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे एक स्लोगन या लाइन चला देते हैं और फिर भी लोग नहीं रुकते। जिसको जो करना है वो करता है। कुछ भी करें, बट एट द एंड ऑफ द डे योर हेल्थ मैटर्स। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो भी चीज आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और खतरनाक है, प्लीज उससे थोड़ी किनारा कशी करें अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको स्मोक छोड़नी भी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और आदत को जो है ना अपना लें। यानी कि जैसे कोई आप सौंफ खा लें या कोई आप कुछ भी आप खा सकते हैं उसकी जगह। जैसे आपको क्रेविंग हो रही है कि जी मुझे स्मोक करना है, तो उसकी जगह जो है वो उस आदत को हटाने के लिए आप किसी और चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह 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 वाह, जहर जहर को काटता है, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो मैं सोच रही हूँ। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे फेंक रहा हूं। 2000 या 3000 2 to 3000 में कोई एक बच्चा जरूर ऐसा पैदा होता है जिसके वेब फिंगर्स होते हैं। ओह आई सी। इट्स अ कॉमन कंडीशन एंड इट्स अ कॉमन नाउ। मेंढक के जैसे होते हैं वो। अटैच्ड लाइक अ जी, फिश। जी। यस, आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हमेशा की बहुत तरह अच्छा, खूबसूरत, दुनिया से आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी, हाथी जैसा है। हाथी जैसा। जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो हाथी जैसा है। उसका रीजन है कि यह हाथी और चूहे से रिलेट करता है। उसका रीजन ये है कि क्या आपको पता है हाथी और चूहा जिंदगी में पूरी जिंदगी उनके दांत बढ़ते रहते हैं। अच्छा, बट चूहे के दांत दिखते क्यों नहीं है? दिखते हैं ना, दो छोटे छोटे ऐसे काटता है वो चूहा। हाँ तो काटता कैसे होगा? बहुत बुरी वो जो तरह से आगे से काटता दो है। होते हैं, हाँ। रैबिट जैसे। पर झड़ते नहीं है क्या वो? बढ़ते रहते हैं। अच्छा सना प्लीज पास द बॉल। थैंक यू सो मच सना। और मैं अपना फैक्ट आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एंड माय फैक्ट इज अ कंडीशन कॉल्ड फॉल्स अवेकनिंग ऑकर्स व्हेन यू आर ड्रीमिंग दैट यू हैव वोकन अप बट स्टिल यू आर इन डीप स्लीप। सो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं असल में, लेकिन हमें ऐसा इंकशाफ होता है या हमें ऐसा महसूस होता है, एक फीलिंग आती है कि शायद हम उठ गए हैं। तो वो वाली जो कैफियत है उसे फॉल्स अवेकनिंग कहा जाता है। और ये मेरे साथ तो अक्सर हर दूसरी रात होता है ऐसा। वाह वाह, प्लीज पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू अलवीना। मेरा फैक्ट जो है वो एक मिथ को क्लियर करने के हवाले से है। जिस तरह ये रिंग है, ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, इसको लोग कहते हैं ये दज्जाल की आंख है। अगर कोई पेंडेंट पहने या ब्रेसलेट, ये दज्जाल की आंख बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको जरा गौर से देख लीजिए। इसको ईविल आई कहते हैं। और इसमें टर्की में जो है इसको नजर बोंज कहते हैं और पश्तो में इसको नजर मात कहते हैं। इसका पर्पस होता है नजर से बचना, दैट्स इट। और ये भी एक सुपरस्टिशियस चीज है। मतलब अगर इतना ज्यादा बिलीव ना करें आप, इसको अकीदा खराब होगा, या फिर इसको फैशन की तरह ट्रीट करें। लेकिन ये दज्जाल की कोई आंख नहीं है, ना ये फ्री तो प्रॉपर आंख होती है। एग्जैक्टली, वो फ्री मेसेंस वाला जो है वो प्रॉपर यूं तिकोन बना हुआ होता है और फिर उसके अंदर और हाँ वो और उसमें एक चलिए ठीक है, इलैबोरेट ना आइडिया दे रहे हैं। ये वैसे हमारे यहाँ कम्युनिटी एक वो अगर किसी की नजर उतारनी होती है ना, वो मुंह पे थूकते हैं, थू थू थू। ये ना करें, हमें नजर लग जाए वो ज्यादा अच्छा है। आपका थूक बर्दाश्त नहीं है। प्लीज पास द बॉल टू अर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि कुछ लड़कियां जो सिर्फ और सिर्फ खाने पे फोकस करती हैं और अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे यानी कि फोकस नहीं करती, तो बहुत ज्यादा क्यूट होती हैं। अल्लाह मर जावा। प्लीज पास द क्यूट गर्ल तो नहीं बोल सकते, क्यूटनेस टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। ट्विन ब्रदर्स, मैरिड ट्विन सिस्टर्स, और जिनके बच्चे हुए वो भी आइडेंटिकल। ओह माय गॉड, supercalifragilisticexpialidocious. I'm passing the ball to Anam Gahar. Thank you so much, Yunus. So sweet of you. Okay, so my fact is the man who invented pop-up ads. Pop-up ads आपको पता होगा, जैसे कि हम YouTube पे देख रहे होते हैं और बीच में unwanted एक ad आता है और सारा मूड खराब हो जाता है, तो वो pop-up ads में आती हैं चीजें। Has apologized to the world for creating one of the internet's most hated forms of advertising. तो इन्होंने इस चीज पे को लेके माफी तलाफी की है, अपोलोजाइज किया है कि लोगों ने इस पे कहा है कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा एकदम से बिला वजह इरिटेट करती है और उनके अग्रेसिव होने की वजह बनते हैं ये पॉपअप एड। ऑफेंडेड फील करते हैं बहुत ज्यादा। तो उन्हें जिसने ये आइडिया निकाला था उस बंदे ने अपोलोजाइज किया गूगल के जो भी हैं इनके मिनिस्टर उनसे। ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो पॉपअप एड्स हैं वो यूट्यूब वाले नहीं है, वो जो कॉर्नर पे निकलते हैं ना, यूं वो पॉपअप एड्स होते हैं। पॉपअप एड्स में ये भी यूजुअली वेबसाइट्स पे बहुत आते हैं। हाँ, ब्रांड्स वगैरह जी, जो साइडों पे निकल रहे हैं प्यू 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 प्यू, वो पॉपअप एड्स। प्लीज पास सम पॉपअप एड। आई एम पासिंग द पॉपकॉर्न टू अलवीना।
मेरा दूसरा फैक्ट जो है वो भी सुपरस्टिशियस एक खबर कह सकते हैं, फैक्ट कह सकते हैं आप। ये भी उसी कैटेगरी का है। कौवे की अगर हम बात करें तो अगर किसी के घर में आके बैठ जाए पाकिस्तान में तो कहते हैं मेहमान आने वाला है। और इसी तरीके से कौवा जो है दीगर ममालिक में दीगर मामलात की अलामत समझा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं कि मौत की खबर लेकर आया है कौवा, जबकि अगर ये न्यूजीलैंड में किसी के घर जाए तो कहते हैं शादी का पैगाम आ गया है। वाह, डू यू बिलीव एनी ऑफ दीज? सुपरस्टिशियस बंदा कभी कभार कुछ चीजों की वजह से हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, which is categorically wrong for Muslim. कौवा भूलता भी नहीं है। वेरी गुड एट टेकिंग रिवेंज। प्लीज पास द बॉल। ओवर टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है, जब आप लोगों के नेल्स बढ़ रहे होते हैं तो आप वाइट से कुछ निशान आ जाते हैं, राइट? आप लोग ऐसे समझते हैं कि शायद वो कैल्शियम की कमी है। वो कैल्शियम की कमी नहीं होती कि कुछ ऐसे अटक जाए या कहीं लग जाए तो वो आपको क्रैक्स यानी कि वो आ जाते हैं, तो वो ग्रो हो रहे होते हैं। या एग्जैक्टली। सो प्लीज पास द नेल कटर। चूसना। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो मेंढक से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि मेंढक जो है वो नाक के अलावा अपनी खाल से भी सांस लेता है? वो एक और भी ऐसा एनिमल है। जी 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 जी। अच्छा, प्लीज पास द बॉल। खत्म हो गया जी। तो दस्ती फैक्ट्स का भी टाइम खत्म हो गया। ये शुरू हो गया? खत्म हो गया दस्ती फैक्ट्स का। अच्छा, ठीक है। महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से पूछा गया था कि इस्लामिक ईयर में जो आखिरी मंथ है वो कौन सा है? जिलहज। यस, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता है। द करेक्ट आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया, बट द नंबर 1 आंसर इज गिवन बाय शमीम जी। अब ये लड़के हैं या लड़की हैं हमें पता नहीं है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, प्राइस लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा हूँ एक महंगी रिडल जी। महंगा सवाल भी है जी। ट्रिकी क्वेश्चन भी है जी। द क्वेश्चन इज जी। आपका जी रह गया। जी। द क्वेश्चन इज, हमारे मजहब में भी है कि राइट साइड पे करवट लेके सोना चाहिए, लेफ्ट साइड पे जो है करवट अवॉइड किया करें, ठीक है? एक्सरसाइज करते हुए जब वार्म अप करते हैं, डिफरेंट आप कह सकते हैं एथलीट्स हो गए या बॉडी बिल्डर्स हो गए, उनको कहा जाता है कि राइट हैंड से स्टार्ट किया करें आप अपनी एक्सरसाइज। व्हाई? बरकत, सुन्नत है ये, जो सोने वाली बात तो सुन्नत है और हर काम रीजन साइंटिफिक रीजन। जी क्योंकि फरिश्ते भी एक मैकेनिज्म है, फरिश्ते भी अच्छा काम राइट पे रखते हैं। लास्ट आंसर। नहीं, साइंस के उससे आई हैव नॉट। मैं तो रिलीजियस हमारे पर्सपेक्टिव दिल से से बात जुड़ा कर हुआ रही हूँ। रीजन है। जी नो आइडिया। बहुत अच्छा आंसर, दिल। जब आप उल्टे हाथ पे करवट लेंगे दिल पे जोर पड़ेगा, आपकी प्रेशर हार्ट पड़ेगा। बीट जी। एंड एक्सरसाइज करते हुए लेफ्ट साइड पे आपने नहीं करना, बिकॉज आपका दिल है, इट कैन मतलब हार्ट अटैक ना आ जाए। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं कि हमारे रिलीजन में कहा गया है कि हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और हम लोग उसको मान लेते हैं, लेकिन हमें रीजन पता होना जरूरी है। तो रिडल का मकसद भी यही है कि कहा जाता है कि जब आप कहीं किसी रास्ते, जैसे मंजिल मेरी अनम है, मतलब अनम जहाँ है वो लोकेशन है, मैं वहां पे जाऊंगा, जब मुझे वापसी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आना है, मुझे क्यों कहा गया है कि रास्ता बदल के आए? जी 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 जी। इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। महंगी रिडल का टाइम खत्म होता है जी। पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host. Yes, अलवीना आगा। थैंक यू यूनुस। अब कुछ हम पोइट्री की जाने पढ़ेंगे और जरा पोइट्री पढ़ेंगे और सुनाएंगे अपने व्यूअर्स को मोहसिन नकवी साहब की। इरशाद। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वाह। वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था, वाह। वो जौज रंज खफा होके चल दिए वरना, वाह। तनाजात का कुछ हल भी निकल सकता था, वाह। अना ने हाथ उठाने नहीं दिए वरना, वाह। क्या बात है? मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था, वाह 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 वाह। क्या ही बात। वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में उजलत की, वाह तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था, वाह 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 वाह। तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा मुझसे, हाय हाय। ये और बात है वो रास्ता बदल भी सकता था। हाय 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 हाय। क्या बात है, छा गई लड़की। वाह वाह, जो रास्ता बदला है। वाह। महफिल लूट ली। अनफॉर्चुनेटली आजकल की मोहब्बत में रास्ते ही बदलते रहते हैं। वेरी वेरी ट्रू, आई एग्री। रास्ते बदल रहे हैं लेकिन हर कदम पे कोई नया प्यार मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। यूनुस, आज मजे की बात आपने ये चेक की है कि बिल्कुल शायराना अंदाज में इन्होंने जो है वो बयान की है। पहले थी शॉटगन शायरी, एग्जैक्टली। अब आई है थोड़ी सी क्लेशनकोफ वाली शायरी। अच्छा रहा, माशाल्लाह वेरी माशाल्लाह। नाइस, वेरी नाइस। लवली, वंडरफुल। आज के प्रोग्राम में जिस तरह हम लोगों ने मुख्तलिफ खबरों के ऊपर बात की और पोइट्री के ऊपर हमारा इख्तिताम होता है, अगले नए प्रोग्राम के साथ नई खबरों के साथ आएंगे, कुछ पॉजिटिव खबरें लेकर आएंगे, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Take care, हाफिज। peeps.